हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फंडामेंटल राइट सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इसके पहले जो था हमारा राइट टू इक्वालिटी ऑलरेडी हो चुका है। उसका लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है जिसमें आर्टिकल हमने 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक देखा था। आज हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम के बारे में। राइट टू फ्रीडम में अपने पास जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। बारी बारी सबको देखेंगे। ऑलरेडी एक चीज़ हमने देख लिया है कि टोटल हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट अभी के लिए हैं प्रेजेंट टाइम में। पास्ट में ये यानी कि जब हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना लिया था तो 7 थे, राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव कर दिया गया था। तो सारी चीज़ें पहले एक लेक्चर में हो चुका है, जिसने नहीं देखा है जाके देख सकता है। प्लेलिस्ट उसकी आपको मिल जाएगी। बाकी आज हम लोग बात करेंगे राइट टू फ्रीडम यानी आज़ादी का अधिकार। इसमें अपने पास अभी मैंने बताया 19 से लेकर 22 तक आर्टिकल देखेंगे बारी बारी से, और बारी बारी से देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आर्टिकल 19 की। 19 देखो लंबा चौड़ा है, बट इसको अगर एक छोटे सेंटेंस में लिखना हो ना, तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बोलने की आज़ादी है। इसके अलावा लोग जो अपने विचार रख सकते हैं उसकी आज़ादी है। बाकी कहीं मूवमेंट वगैरह घूमने के लिए वो भी आज़ादी इसमें मिलती है। बारी बारी से एक एक करके देख लें क्योंकि लंबा हो जाएगा। पहला, सिटीजन हैज़ राइट टू कमेंट। कमेंट का मतलब सीधा सीधा वही बात होगी कि टिप्पणी करने की आज़ादी है। जैसे मान लो सरकार ने कोई फ़ैसला लिया, कोई नया कानून बना दिया, तो लोग उस पे खुल के बोल पाते हैं। वो इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि उनके पास आर्टिकल 19 का पावर है, कुछ भी बोल सकते हैं। बट ये इसमें ध्यान दिया जाए कि हम लोग उसके क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म उससे मान लो सरकार ने कोई रूल ऐसा बनाया जो गड़बड़ है, तो क्रिटिसाइज़ तो कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम लोग देश विरोधी कुछ काम ऐसा शुरू कर दें, जैसे हम लोग भारत देश के खिलाफ ही कुछ बोलना शुरू कर दें। ये हम नहीं कर सकते। कोई पॉलिटिकल पार्टी है, अभी गवर्नमेंट में है, उसके खिलाफ हम लोग बोल सकते हैं। बट जो सेडिशन कहा जाता है ना, देशद्रोह, ऐसा कोई काम नहीं किया जा सकता, वो इलीगल है। 19(2)(b इसमें देख लिया जाए तो विदाउट वेपन पीपल कैन गैदर एनी वेयर। तो इसका एक रिजल्ट होता है धरना वगैरह लोग देते हैं ना, स्ट्राइक करते हैं, हड़ताल या धरना। तो ये अधिकार है, आम जनता का अधिकार है कि आप पीसफुल तरीके से, मारपीट नहीं करना है, पीसफुल तरीके से कहीं पर भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। बट वहाँ पर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो है कि पीसफुल होना चाहिए, कोई भी वायलेंस वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट चीज़ देखिए, परमिशन टू स्टार्ट एसोसिएशन, तो और नहीं एन एसोसिएशन हो जाएगा। एक्चुअली इसका मतलब ये हुआ ना कि कोई भी व्यक्ति एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है, एक ग्रुप बना सकता है। जैसे एग्जांपल लेके चलें तो एनजीओज बनते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल मिल करके एक नई ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन बना सकते हैं। इसके लिए पूरी पूरी तरीके से परमिट है। बस ये है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी टाइप की इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जैसे कोई आतंकवादी संगठन नहीं बना लेना है हमें। जैसे अपने यहाँ क्या है, छात्र संगठन बन जाता है, या फिर छोटे मोटे एरिया के ग्रुप्स बन जाते हैं लोगों के। जैसे मान लो हमारे यहाँ जो मेन मार्केट है वहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं उनका एक एसोसिएशन है। तो ये सारी चीज़ें जो है आर्टिकल 19 अलाउ करता है। नेक्स्ट देखें 19(4) में, ऑल हैव द राइट टू गो एनीवेयर इन इंडिया विदाउट परमिशन। अब ये भी चीज़ जो है ना, इसमें भी एक छोटा सा एक्सेप्शन है। इंडिया के अंदर हम जो भी यहाँ के सिटीजन्स हैं कहीं भी जा सकते हैं, पूरे इंडिया के अंदर कोई वहाँ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट यहाँ पर कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे। कहाँ पर? तो जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ है वहाँ पर कोई नहीं जा सकता, जैसे कि आर्मी के कैंटोनमेंट्स होते हैं, या एयरफोर्स का बेस हो गया, या नेवी का बेस हो गया। ऐसे चीज़ें जहाँ पर सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू आ सकता है, जो प्रोटेक्टेड हैं। फिर से नेशनल पार्क्स वगैरह बनाए जाते हैं जहाँ पर जानवरों को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। तो इन पर्टिकुलर एरियाज़ में लोगों को विजिट करना अलाउड नहीं है। बाकी सब जगह तुम दिल्ली चाहो दिल्ली चले जाओ, इसके अलावा मुंबई चाहो मुंबई चले जाओ, मनाली जाना है मनाली जाओ, गिर फॉरेस्ट में जाना है गिर फॉरेस्ट में जाओ। बट वहाँ पर भी क्या है कि वो तो परमिशन के थ्रू ही जाते हैं फॉरेस्ट के अंदर। इट मीन्स यू कैन गो एनी वेयर इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया विथ परमिशन। विदाउट परमिशन अलाउ जो है वो कुछ ऐसे एरियाज़ है जहाँ रेस्ट्रिक्टेड है, जो मैंने अभी एक दो एग्जांपल्स बताया, जैसे आर्मी का कैंटोनमेंट एरिया हो गया। तो इन सब एरियाज़ में रेस्ट्रिक्शंस थोड़ा सा होता है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, बाकी सब जगह अलाउड है। 19(5) की बात करें तो ऑल हैव द राइट टू लिव एनीवेयर इन इंडिया। सभी लोगों को इंडिया के अंदर कहीं भी रहने का अधिकार है। यहाँ पर कहीं भी जाओ, कहीं भी घर बनाओ, कुछ भी कर लो, रहने का अधिकार है। कोई ये नहीं कह सकता कि तुम यहाँ नहीं रह सकते, वहाँ नहीं रह सकते। इसमें भी सेम थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे जम्मू कश्मीर का अभी आर्टिकल 370 हटा दिया गया, फिर 35A था वो भी हटाया गया। बट इसमें अभी भी क्या है कि वहाँ जाके लोग प्रॉपर्टी तो खरीदेंगे, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस है। आपको वहाँ कुछ टाइम वहाँ स्पेंड करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ ऐसे भी एरियाज़ है जहाँ की ज़मीन बिकाऊ नहीं होती है।
तो कुछ एरियाज़ को पर्टिकुलरली छोड़ दे तो बाकी इंडिया के सारे एरियाज़ में कहीं भी जा कर के कोई भी व्यक्ति रह सकता है। ऐसा नहीं है कि यूपी के हो तो बिहार में नहीं रह सकते, फिर केरला में नहीं रह सकते, फिर कहीं तमिलनाडु में नहीं रह सकते, कहीं भी किसी भी स्टेट में जा कर के सेटल डाउन हो सकते हैं अगर यहाँ के नागरिक हैं तो। नेक्स्ट इसमें लास्ट देखें तो ऑल हैव द राइट टू डू बिजनेस जॉब एनीवेयर इन इंडिया। एक्चुअली ये होता है कि कोई भी प्रोफेशन वो फॉलो कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले के ज़माने में क्या होता था ना, पहले था वर्ण सिस्टम, तो इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार चीज़ें होती थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। इसमें क्या होता था, ब्राह्मण जो है वो पूजा पाठ कराएंगे, क्षत्रिय जो है वो वॉर्स में जाएंगे, वैश्य जो है उनको ट्रेड करना है, शूद्र जो है इन तीनों की सेवा करना। ये सिस्टम बना हुआ था। पर इंडिया ने जब कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाया तो वहाँ सीधा सीधा कह दिया कि जिसको जो प्रोफेशन चाहिए, जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो काम कर सकता है, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप टैलेंटेड हो, आपके अंदर कोई गुण है, तो आप सेम वही प्रोफेशन, चाय बेचना है चाय बेचो, पॉलिटिक्स में जाना है पॉलिटिक्स में जाओ, डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनो। ऑब्वियस सी बात है, डॉक्टर बनने के लिए डिग्री लेनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, खुद को प्रूव करना पड़ेगा, बट दीज आर अलाउड। ये हो गया आर्टिकल 19। बात करें आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि जानते ही हो कोर्ट से रिलेटेड मैटर है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ऑफेंस का मतलब कोई गुनाह होता है, कन्विक्ट का मतलब जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है। तो कोई भी गुनाह है, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, तो इस केस में उस व्यक्ति की जो पर्सनल कह सकते हैं रिस्पेक्ट वगैरह है, उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, उसको पूरा पूरा मौका दिया जाता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। यहाँ थोड़ा डिटेल में ज़्यादा समझ में आएगा। मतलब सीधा सीधा ये हुआ ना, पहला चीज़, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि नो वन कैन बी कन्विक्टेड फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट एन ऑफेंस एट द टाइम ऑफ इट्स कमीशन। क्या होता है कि कुछ सरकार कोई नया, जैसे मान लो पहले तो इंटरनेट था नहीं, अब इंटरनेट आ गया, तो इंटरनेट पे कुछ क्राइम भी होते हैं, इससे रिलेटेड पहले कानून भी नहीं रहा होगा। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई कानून जो अब, यानी अब कानून बन रहा है, मान लो 2023 में एक कानून बना, और जो जिस चीज़ के खिलाफ ये कानून बनाया गया वो क्राइम हमने किसी ने 2019 में कमिट कर दिया था, वो किसी ने वो क्राइम कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि 2023 में कानून बन रहा है तो आज से 3 साल पहले किसी ने वही काम किया था और वो अब इलीगल है, पहले उस पर कोई कानून नहीं था तो उसको लेकर के किसी को सज़ा मिलेगी, ऐसा नहीं है। जो है कि जो पर्टिकुलर उस टाइम पे कानून बनाया जाएगा उसी पे सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि पिछले जो गुनाह हैं उनके लिए अब नया कानून बना के और किसी व्यक्ति को सज़ा दे दी जाए। एक लाइन में बोले तो मान के चलो आज कोई नया कानून बनता है तो किसी व्यक्ति ने वो गुनाह अगर 4 साल पहले किया है तो उस व्यक्ति को आज वाले कानून के हिसाब से कोई सज़ा नहीं मिलेगी। जो आज का कानून है वो आज से लागू होगा आने वाले टाइम पीरियड के लिए। नेक्स्ट और ये है कि नो वन कैन बी गिवन पनिशमेंट ग्रेटर देन व्हाट वाज प्रोवाइडेड इन द लॉ प्रिवलेंट एट द टाइम ऑफ इट्स कमीशन। एक और चीज़ है, किसी को भी कोई अगर सज़ा दी जाती है, पनिशमेंट दिया जाता है, तो वो लॉ के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम एक ऑफिसर तुम्हें बना दिया गया आईपीएस ऑफिसर, मान लो कि एनकाउंटर वाले बना दिए गए, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। अब वो तो ठीक है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें कुछ लोगों को शूटेड साइड का ऑर्डर होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति है मर्डर करके फरार है और तुम्हारे सामने से निकला, तुम सीधा उसको गोली मार दिए, ऐसा नहीं है। उसको कोर्ट में पेश करना है, उसके बाद से उसके ऊपर ट्रायल चलाया जाएगा, उसके बाद से वो अगर गुनहगार पाया जाता है तो कोर्ट उसको सज़ा सुनाएगा। इट मीन्स कंप्लीटली प्रोसीजर जो है वो लॉ के द्वारा फॉलो करके उसके बाद से उसको जो पनिशमेंट होगी मैक्सिमम वो कोर्ट देगा। हम अपने हाथ में नहीं ले सकते, या फिर किसी की जान लेना या किसी को पनिश करना आम इंसान के हाथ में नहीं होगा। नेक्स्ट चीज़ बात करें, ये वाली हथकड़ी तो ओवरऑल मूवीज़ में ही दिखती है, हमारे यहाँ तो रस्सी वाली लगती है। नेक्स्ट चीज़, ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जितना रंगीन दिख रहा है ना इतना ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसको लिख दो, वेरी 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 वेरी, जितना वेरी लिख सकते हो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज इससे रिलेटेड एक फैक्ट है। फैक्ट क्या है कि कभी सुना होगा कि आपातकाल लगता है, इमरजेंसी, और इमरजेंसी लगता है प्रेसिडेंट लगाता है, इस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा। इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है ना कि लोगों को कर्फ्यू लगा दिया जाता है, और कर्फ्यू जब लगता है ना तो उस टाइम पे लोग जो होते हैं उनको घर से बाहर निकलना अलाउड होता नहीं है। इसके अलावा जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। यानी वहाँ पर अब ये इमरजेंसी लगी हुई है, बाहर कर्फ्यू लगा है और पूरा देश बंद हुआ है, ऐसे केस में कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा आर्टिकल 19 है, मुझे बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कोई ये नहीं कह सकता कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, मुझे घूमना है, तुम मेरी आज़ादी नहीं छीन सकते। नहीं, जब इमरजेंसी इम्पोज्ड है, देश के अंदर इमरजेंसी लगी है, इस कंडीशन में सारे फंडामेंटल राइट जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए। बट
ये इकलौता ऐसा आर्टिकल है, द ओनली आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सस्पेंड नहीं होता है। आर्टिकल 21 हमेशा बना रहेगा, इसका कभी कोई नहीं सस्पेंड कर सकता है। क्या चीज़ ये? तो ये है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू अ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। सीधा सीधा मतलब ये है कि देखो, यहाँ ज़िंदगी, किसी व्यक्ति की ज़िंदगी और उसकी व्यक्तिगत लिबर्टी, यानी लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, किसी भी व्यक्ति का पर्सनल जो फ्रीडम है और दूसरा उसकी लाइफ, इससे उसको छीना नहीं जाता, उससे इस चीज़ को छीना नहीं जा सकता। और अगर छीना जाता है तो वो कैसे छीना जाएगा? अकॉर्डिंग टू अ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब ये कि कानून अगर उसे सज़ा देगा तो ही ये चीज़ें उससे छीनी जाएंगी, अदरवाइज़ किसी को कोई अधिकार नहीं है किसी व्यक्ति की लाइफ या उसकी लिबर्टी को उससे छीनने का। इट मीन्स, मान लो किसी को अगर फांसी होनी भी है तो वो कानून सज़ा देगा फांसी का, तभी उसको फांसी होगी। कोई दूसरा आम इंसान या पुलिस वाला या फिर कोई ऐसा ऑफिसर नहीं है जो सीधा उसको गोली मार दे। जो ये चीज़ है ना, यही चीज़ हमारे जो आर्टिकल 21 है इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बना देता है, क्योंकि ये कभी सस्पेंड होता ही नहीं है, ये हमेशा लगा रहेगा। इसके बाद से बात करें, इसी में एक चीज़ जोड़ दिया गया, आर्टिकल 21A, क्योंकि यहाँ पे ए लगा है ना, इसका मतलब ये बाद में ऐड किया गया। ऐड क्या किया गया? स्टेट गवर्नमेंट शुड गिव फ्री एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन होगा। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक भी यहाँ पे, फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14। ये है क्या चीज़ कि पहले बच्चों के अंडर देखा गया कि एजुकेशन जो था वो इतना प्रमोट हो नहीं पा रहा था, तो सरकार ने क्या किया ना, यहाँ स्टेट का मतलब ये नहीं कि बस राज्य सरकारें ही हैं, पूरे देश की सरकार की बात की जा रही है। 6 से लेकर 14 साल के बच्चों तक को फ्री एजुकेशन देना कंपलसरी कर दिया गया है, अनिवार्य है। यानी कि इन बच्चों को एजुकेशन फ्री में मिलेगा। प्राइमरी स्कूल्स में हमारे यहाँ मिलता ही है, सरकारी जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं कोई फीस नहीं लगती है। ये जानबूझ के किया गया ताकि बच्चे जो हैं इसके लिए थोड़ा सा प्रोत्साहित हो जाएं, थोड़ा मोटिवेट हो जाएं, और इसके थ्रू क्या होगा, देश की जो कह सकते हैं कि लिटरेसी रेट है ना, उसमें सुधार लाया जा सकता है। क्योंकि पता है बच्चे ही हैं फ्यूचर, और फ्यूचर जो है वो हमारा, आज के बच्चे जो हैं आने वाले टाइम पीरियड के लिए फाउंडेशन स्टोन का काम करेंगे। तो फाउंडेशन को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो उनको एडुकेशन तो देना पड़ेगा ना, तभी तो हम लोग बिल्डिंग उस पर बना पाएंगे। तो ये आर्टिकल 21 है। लास्ट में अपने पास है आर्टिकल 22। अब इसमें भी क्या है कि आर्टिकल 22 में क्या क्या लिखा है, नो पर्सन हु इज़ अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सून as may be of grounds for such arrest, nor shall be denied the right to consult and do defend by a legal practitioner। इसका मतलब क्या क्या हुआ? देखो, कभी कभी देखे होंगे मूवीज़ या सीरियल्स में कि किसी को अरेस्ट करना होता है तो पुलिस वाले उसके घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंच के दिखाते हैं कि हमारे पास आपके अरेस्ट का वारंट है। वो वारंट होता क्या है? तो एक्चुअली वो वारंट होता है कि या तो कोर्ट, या तो उस एरिया के कोर्ट ने, या तो मजिस्ट्रेट ने एक ऑर्डर इशू किया होता है जिसमें लिखा होता है कि इस व्यक्ति को जाकर अरेस्ट करके लाओ। तो ऐसे केस में क्या होगा कि किसी भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट करना है किसी भी मैटर में, कोई भी मैटर हो, चाहे मर्डर का मैटर हो, चाहे चोरी का हो, चाहे ब्लास्फेमी का हो, चाहे कोई भी मैटर हो, अगर ऐसे केसेस में अगर किसी भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट करना है तो पुलिस वाले क्या करेंगे, सबसे पहले उसके यहाँ जाएंगे तो उसको बताएंगे, उसको अरेस्ट करने से पहले ये प्रोसीजर है, उसको अरेस्ट करने से पहले उस व्यक्ति को बताया जाएगा कि क्या गुनाह किया है उसने और किस गुनाह के आधार पे उस व्यक्ति को, उस किस बेसिस पे उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरी चीज़, इसमें एक कंडीशन और है कि अरेस्ट करने के 24 आवर्स के अंदर, इट मीन्स जब से उसकी अरेस्ट हो रही है तब से 24 आवर्स के अंदर उसको जो मजिस्ट्रेट वहाँ का है, नज़दीकी मजिस्ट्रेट जो होता है, जनरली एसडीएम या वहाँ का तहसीलदार भी मैटर देख लेता है, वो लोअर मजिस्ट्रेट होता है, तो उसके पास उस जो पर्सन है उसको ले जा करके सामने उसके पेश किया जाएगा और वो उसके बाद वो मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि इस व्यक्ति को आगे इसके साथ क्या करना है, इसके खिलाफ जो है आगे केस फाइल करवाना है नहीं करवाना है, वो सारे मैटर वहाँ पे देखे जाएंगे। बट ये कंपलसरी है कि विदिन 24 आवर्स उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ क्या है, एक और चीज़ इसमें ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर अरेस्ट हो गया किसी भी मैटर में, कोई भी बड़ा हो, लाइक उसने 10 मर्डर भी किए हों, बट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो उसको ये राइट देता है कि आप 10 मर्डर भी किए हो ना तो आपको खुद को बेगुनाह साबित करने का, इनोसेंट साबित करने का एक मौका दिया जाएगा। और वो मौका क्या है? आपको पूरी पूरी आज़ादी है, आज़ादी का मतलब ये नहीं, राइट है, अधिकार है कि आप एक अपना एडवोकेट कर सकते हो, एक वकील कर सकते हो, एडवोकेट कहना सही नहीं, लॉयर ये सही रहेगा, एक लॉयर कर सकते हो पर्सनल,
अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो लॉयर करने के लिए वो कैपेबल नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट की तरफ से खुद ही एक गवर्नमेंट लॉयर उसका केस लड़ेगा। ये सोच लो, फ्री ऑफ कॉस्ट एक लॉयर प्रोवाइड कर दिया जाता है कि चलो भाई, तुम अपना केस जो है ना, केस तुम्हारे पास लड़ने के लिए पैसा नहीं है, गवर्नमेंट तुम्हें लॉयर देगा, भले तुमने 5 मर्डर किए हैं, 10 मर्डर किए हैं। तो ये इतना बड़ा राइट दे रखा है ताकि कोई गरीब ऐसा व्यक्ति है उसके ऊपर ज़बरदस्ती कोई चार्ज लगा दिया गया, या फिर कोई ऐसा मैटर है, तो वो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जिनमें अमीर लोगों का पास बढ़िया वकील होगा और वो गरीब के पास वकील करने के लिए पैसा ही नहीं होगा, और गरीब व्यक्ति फंस जाएगा। बस इस चीज़ को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, गवर्नमेंट ने नहीं, ये तो पहले से लिख दिया गया था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो ये लिख दिया गया कि हर व्यक्ति को एक जो है लॉयर दिया जाएगा अगर वो लॉयर खुद से अफोर्ड नहीं कर सकता। और बाकी एक और चीज़ है इसमें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा बताना ठीक नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होगा। ओवरऑल ये हमारा था राइट टू फ्रीडम, जिसमें 4 आर्टिकल हमने देख लिए हैं। इसके बाद से बाकी इसके बाद जो आएगा वो आएगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें 2 आर्टिकल से हैं। तो मैं कोशिश करूँगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ये दोनों एक ही में कवर कर लूँ। उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, वो एक में कवर हो जाएगा। ओवरऑल आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाकी थैंक यू। जय हिंद।